Hello friends, welcome back. Today's session we will going to discuss about डायरिया। आज के सेशन में हम डायरिया को कवर करने वाले हैं, जो होम साइंस के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एमए एंड बीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के और देखते हैं कि डायरिया किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स के साथ साथ, प्रकार के साथ साथ हम इसके उपचार भी जानेंगे, ठीक है, और कुछ सावधानियां भी जानेंगे, और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा को भी जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम आहार तालिका को भी देखेंगे, ठीक है, जो होम साइंस वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मीनिंग ऑफ डायरिया। डायरिया से आशय, अर्थात डायरिया का अर्थ क्या होता है, तो अतिसार, ठीक है। अतिसार वह शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर से पतले पानी की तरह मल बाहर आता है। क्या होता है, तो शरीर से पतले पानी की तरह मल बाहर आता है। यह दिन में 2 या 2 से अधिक बार होता है। इसमें रोगी की आंतों में अवशोषण की क्रिया नहीं हो पाती। रोगी की आंतों में जो अवशोषण की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती, इसलिए भोजन पानी के रूप में शरीर से बाहर निकलता रहता है, ठीक है। कभी कभी पतले मल के साथ साथ श्लेष्मा तथा रक्त भी आने लगता है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन, ठीक है, दूध, जल आदि के प्रयोग से फैलता है, ठीक है। ये किससे फैलता है, तो मुख्य रूप से दूषित जल से फैलता है या दूषित भोजन से फैलता है, ठीक है। और ये मक्खियों के द्वारा फैलता है, सबसे ज़्यादा ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो अब जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डायरिया, अर्थात अतिसार की परिभाषा। तो अतिसार वह शारीरिक स्थिति है, अतिसार वह फिजिकल पोजीशन है जिसमें जल और भोजन का शोषण न होने के कारण पतले पानी की तरह मल बाहर आता है, ठीक है। और इस तरह रोगी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन क्या है, तो रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, उसी को जल की कमी को ही डिहाइड्रेशन कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से साल्मोनेला तथा स्टेफाइलो, ठीक है, यह रोग मुख्य रूप से साल्मोनेला तथा स्टेफाइलो नामक समूह के जीवाणु से फैलता है। ये रोग किससे फैलता है, तो साल्मोनेला तथा स्टेफाइलो नामक समूह के जीवाणु से फैलता है, ठीक है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब है अतिसार होने के प्रमुख कारण, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि अतिसार कैसे होता है, आखिर क्यों होता है अतिसार। तो उसके कुछ कारण हैं, कुछ कैजेज हैं जिनको जान लेते हैं। तो फर्स्ट है दूषित भोजन, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अतिसार दूषित भोजन और दूषित जल से फैलता है। तो पहला है दूषित भोजन, ठीक है। दूषित भोजन लेने से हमें क्या हो जाता है, अतिसार हो जाता है। सामान्य व्यक्ति अगर दूषित भोजन लेता है तो उसे अतिसार की शिकायत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है असंतुलित भोजन। जब व्यक्ति असंतुलित भोजन लेता है, ठीक है, जब भोजन का संतुलन बिगड़ जाता है तो वहाँ भी अतिसार होने की संभावना बनी रहती है या रोगी को अतिसार नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है एलर्जी, ठीक है। कुछ सिचुएशन में, कुछ शारीरिक अवस्था में खान पान की गड़बड़ी से भी एलर्जी हो जाता है, जिसके वजह से रोगी के खान पान में असंतुलन होने के कारण उसे अतिसार होने की या डायरिया होने की आशंका बनी रहती है। नेक्स्ट है दवाइयाँ। कुछ दवाइयों के लेने से भी डायरिया होने की आशंका बनी रहती है। वो जिस बीमारी की दवा लेते हैं वो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन रोगी अतिसार नामक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया, ठीक है। जब व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उसमें कुछ दवाओं के वजह से और कुछ खान पान की गड़बड़ी की वजह से व्यक्ति को अतिसार होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। मिर्च, मसाले, बासी, ठंडा तथा गरिष्ठ भोजन, ये मुख्य रूप से
मुख्य कारण है। ठीक है, मिर्च मसाले, बासी ठंडा, गरिष्ठ भोजन, ये सब मुख्य कारण है अतिसार के। ठीक है, इनके वजह से अतिसार और जल्दी फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, कभी कभार व्यक्ति ज़्यादा सोचने लगता है, किसी चीज़ को लेकर ओवर एक्ट करता है, तो इस स्थिति में भी वह अतिसार से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और अनेक प्रकार की बीमारियों से अगर हमारा शरीर ग्रस्त रहता है तो उसमें भी अतिसार की आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण, अतिसार फैलने के कुछ कारण थे, कुछ प्रमुख कारण थे। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ डायरिया। अब डायरिया कितने प्रकार के होते हैं? डायरिया का अर्थ होता है अतिसार। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। डायरिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ अवधि वाला अतिसार, ठीक है, क्रॉनिक डायरिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है तीव्रता वाला कम अवधि का अतिसार, जिसे इंग्लिश में एक्यूट डायरिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनके बारे में। तो दीर्घ अवधि वाला अतिसार, क्रॉनिक डायरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये क्रॉनिक डायरिया क्या होता है? तो इस अतिसार में रोगी काफ़ी लंबे समय तक इस रोग से पीड़ित रहता है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घावधि वाला अतिसार, अर्थात दीर्घ अवधि वाला, कुछ दिनों तक रहने वाला, यानी कि ज़्यादा दिनों तक रहने वाला अतिसार। इस अतिसार में रोगी काफ़ी लंबे समय तक रोग से पीड़ित रहता है। उसके शरीर में लगातार पानी तथा लवण निकलते रहते हैं। ठीक है, उससे निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन होने की संभावना बनी रहती है। अतः इससे बचने के लिए रोगी के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इस रोग के उपचार में ध्यान रहे कि रोगी को पूर्ण विश्राम मिले। ठीक है, जब रोग का उपचार होता है, जब इस क्रॉनिक डायरिया का जब क्या होता है, उपचार होता है, तो उसमें ये ध्यान दिया जाए कि रोगी को पूर्ण विश्राम मिले। ठीक है, डॉक्टर के निर्देशानुसार नियमित दवा का प्रयोग हो। ठीक है, दवा के साथ साथ उचित पोषण भी मिलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। दीर्घकालीन अतिसार अर्थात क्रॉनिक डायरिया में पोषण संबंधी कुछ सावधानियां। ठीक है, कुछ सावधानियों को जान लेते हैं जो क्रॉनिक डायरिया में की जानी चाहिए। ठीक है, सामान्य से अधिक, ठीक है, सामान्य से अधिक 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम प्रोटीन रोज देना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में, अतिसार की स्थिति में हमारे शरीर से प्रोटीन अधिक मात्रा में निकल जाता है। ठीक है, जल के साथ अधिक मात्रा में प्रोटीन निकल जाता है, तो इसलिए हमारे शरीर को लगभग 100 ग्राम, सामान्य से 100 ग्राम अधिक प्रोटीन रोज देना चाहिए रोगी को। ठीक है, इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन बी समूह, लौहयुक्त भोज्य पदार्थ रोगी को देने चाहिए। ठीक है, इन सब की शरीर में कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि हमारे शरीर से भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता है, इसलिए भोजन जैसा जाता है पेट में वैसा ही बाहर निकल जाता है, इसलिए भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता और इस तरह इन सारे खनिज लवणों की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। तो इनकी कमी दवाइयों से पूर्ति की जाए या फलों के रसों से की जाए। ठीक है, जैसे भी हो इसकी पूर्ति होनी चाहिए। रोगी के भोजन में वसा तथा चिकनाई अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोगी के भोजन में वसा तथा चिकनाई अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? तो रोगी के भोजन में वसा संबंधी तथा चिकनाई संबंधी भोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा रेशे युक्त जो भोजन है वो भी कम होने चाहिए। भोजन पतला होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? तो भोजन पतला होना चाहिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, जूस है, पनीर का पानी है आदि। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रोगी के भोजन में उसकी स्थिति के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, तथा ठीक होने पर
10-12 दिनों तक पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि डायरिया फिर से वापस ना लौटे। ठीक है, अब है नेक्स्ट यानी कि दूसरा, तीव्रता वाला कम अवधि का अतिसार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब डायरिया होता होगा तो बहुत ज़्यादा तेज होगा, दिन में 10 बार भी आदमी जाता होगा, लेकिन बहुत ही कम अवधि का, 1 से 2-3 दिनों में वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह का डायरिया एक्यूट डायरिया कहलाता है। जैसा कि इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यह रोग, ठीक है, यह रोग गर्मी तथा बारिश के दिनों में अधिक होता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण दूषित भोजन तथा पानी होता है। डायरिया का हम पहले ही बताएं कि इस रोग के फैलने का मुख्य कारण दूषित भोजन तथा पानी होता है। कभी कभी रोगी कब्ज दूर करने के लिए जो दवा लेता है, जो दवा प्रयोग करता है तो उस दवा से बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन कब्ज की शिकायत बनी रहती है। ठीक है, डायरिया की शिकायत हो जाती है। ठीक है, इस अतिसार में शरीर में पोटेशियम तथा सोडियम की काफ़ी मात्रा निकल जाती है। ठीक है, जिससे भूख कम तथा उल्टी भी होने लगते हैं। रोगी को घबराहट होती है तथा आमाशय एवं मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अतः उनकी गति में भी कमी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस रोग के उपचार में ध्यान देने वाले कुछ टिप्स हैं, जिनको आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। रोगी को स्टार्च युक्त भोजन अर्थात चावल की खिचड़ी, साबूदाना, दही का मट्ठा तथा अधिक से अधिक पानी की मात्रा देनी चाहिए। ठीक है, ताकि व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की शिकायत न हो या डिहाइड्रेशन ना हो। रोगी को अम्लीय भोजन बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, अधिक तला मसाले वाला भोजन तो बिल्कुल भी ना दें। भोजन कुछ अंतराल पर थोड़ा थोड़ा रुक के दें। ठीक है, एक साथ न दें। भोजन के समय कोई मानसिक शारीरिक तनाव ना हो। व्यक्ति को फ्री माइंडेड होना चाहिए, व्यक्ति को खुश होना चाहिए। ठीक है, तो उपचार और खान पान सही रहे और मानसिक स्थिति सही रहे तो रोगी रोग से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अतिसार में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। ठीक है, अतिसार में पौष्टिक तत्वों की क्या आवश्यकता होती है? तो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डायरिया। तो चलिए देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो कैलोरी में देख लेते हैं। अतिसार में शरीर की ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो कैलोरी से हमें क्या मिलता है? तो शारीरिक ऊर्जा मिलता है। जो भी भोज्य पदार्थ जिस भी भोज्य पदार्थ में कैलोरी मिलता है वो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो अतिसार में शरीर की ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, अतः अधिकाधिक कैलोरी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे क्रॉनिक पोजीशन में 2500 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक्यूट पोजीशन में 15,000, ठीक है, 15,000 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता साधारणतः अवस्था से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये शरीर में भोजन का अवशोषण न हो पाने के कारण, पौष्टिक तत्वों का अवशोषण न होने के कारण प्रोटीन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा पानी के साथ साथ बाहर निकल जाता है, तो इसमें करीब 100 ग्राम प्रोटीन रोज आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वसा। इस रोग में पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जो वसा को पचाने में टाइम लगता है, इसमें वसा को पचाने में टाइम लगता है, इसलिए वसा नहीं के बराबर रोगी को देना चाहिए। ठीक है, अब है मिनरल साल्ट। ठीक है, खनिज लवण की पूर्ति फलों के रसों द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, तथा कैल्शियम
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम वाले भोज्य पदार्थ लेने चाहिए ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन्स, जीवन सत्व, जिसको हिंदी में जीवन सत्व बोलते हैं। शरीर में विटामिन बी सी की कमी हो जाती है। इस अवस्था में शरीर में विटामिन बी सी की कमी हो जाती है। यह शरीर से पतले मल के साथ बाहर आ जाते हैं और इनकी पूर्ति फलों से होनी चाहिए। ठीक है। इनकी पूर्ति किससे होना चाहिए? तो इनकी पूर्ति फलों से होनी चाहिए। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है जल अर्थात वाटर। शरीर का जल मल के साथ बाहर आ जाता है। शरीर के जल क्या होता है? तो मल के साथ ज़्यादा मात्रा में बाहर आ जाता है। जल की कमी, इस तरह जल की कमी हो जाती है। ठीक है। इस तरह रोगी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए रोगी को ग्लूकोज या पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में नमक और चीनी को मिलाकर देना चाहिए। ठीक है। इस तरह डिहाइड्रेशन जिस व्यक्ति को हुआ रहता है वो सही हो जाता है। ठीक है। तो इस अवस्था हेतु एक दिन की आहार तालिका, अर्थात अतिसार के रोगी के लिए एक दिन की आहार तालिका, जैसे प्रातः 6 बजे 1 कप चाय या नींबू देना चाहिए। ठीक है। ऐसे रोगियों को प्रातः 6 बजे 1 कप चाय या नींबू का पानी 1 गिलास देना चाहिए। 8 बजे सूजी का हलवा, दूध या अंडा जो पतला हो। ठीक है। 10 बजे फलों का रस देना चाहिए। 12 बजे दलिया तथा ग्लूकोज का पानी देना चाहिए और दोपहर के 2 बजे फलों का रस फिर से देना चाहिए। फिर 4 बजे, ठीक है, दूध देना चाहिए। फिर 5 बजे सब्जियों का सूप देना चाहिए। 6 बजे सूजी की खीर या साबूदाने की खीर देनी चाहिए और रात्रि के 9 बजे वसा रहित दूध देना चाहिए। ठीक है। इस तरह रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाएगा अगर इतनी फॉर्मेलिटी पूरी की जाए तो। ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।